नमस्कार। BA B.Ed सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान, ब्रिटिश संविधान, राजनीति विज्ञान प्रमुख संविधानिक व्यवस्थाओं में ब्रिटिश संविधान चैप्टर चल रहा है, जिसकी विशेषताओं के बारे में पिछली क्लासों में ही चर्चा चल रही थी। कुछ विशेषताएं और शेष रह गई थी जिनके बारे में आज अध्ययन कर रहे हैं। ब्रिटिश संविधान जो कि बहुत लंबे अंतराल और लंबे समय के बाद में अस्तित्व में आया था, जो 1500 वर्षों के इतिहास की कहानी है, तो इसकी विशेषताएं विस्तारित होना स्वाभाविक रूप से है ही। विशेषताओं में मैंने बताया था कि ये विकसित संविधान है, निर्मित नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, लिखित है। समय समय पर इसमें व्यवस्थाएं जोड़ी गई है, लचीला है, परिवर्तनशील है, सुपरिवर्तनशील है। जब भी चाहे इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार नए उपबंध इसमें जोड़ सकते हैं। ये सिद्धांत और व्यवहार में काफी अंतर लिए हुए व्यवस्था वाला संविधान है। संसदात्मक शासन व्यवस्था को संविधान में अपनाया गया है। संसद वहां की सर्वोच्च और प्रभु सत्ता प्राप्त शक्ति है। शासन में एकात्मक शासन व्यवस्था वाली व्यवस्था ब्रिटिश संविधान में विराजमान है। वहां पर विधि का शासन है। संसदात्मक शासन होते हुए विधि का शासन सर्वोच्च है। विधि के समक्ष चाहे राष्ट्रपति हो या साधारण कर्मचारी, कानून के समक्ष सब समान है। विधि का शासन है। इसके बाद में ब्रिटिश संविधान में नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और स्वतंत्रताओं के बारे में लिखित रूप में कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी वहां पर नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रताएं परंपरागत तौर से प्राचीन काल से लेकर आज तक मिली हुई है। वहां कोई अधिकार लिखित पत्र में अधिकार नहीं दिया गया, फिर भी स्वतंत्रता और अधिकारों का प्रयोग हमसे ज्यादा ब्रिटिश नागरिक प्राप्त कर रहे हैं। इसी में ही आगे है नंबर 10, धर्मनिरपेक्षता के प्रसंग में स्थिति कि क्या ब्रिटेन धर्म सापेक्ष देश है या धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ये बड़ा विवाद का विषय है। कुछ लोग ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था को, ब्रिटेन को धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं मानते हैं। ब्रिटेन में कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर एक विशेषता है, एक नियम है कि वहां का जो राजा या रानी जो उत्तराधिकार के आधार पर सत्ता ग्रहण करते हैं, वहां के ब्रिटिश संसद में कानूनी तौर पर संवैधानिक व्यवस्था में यह है कि वहां का जो राजा सम्राट अथवा साम्राज्ञी प्रोटेस्टेंट ईसाई मत को मानने वाला हो, जो प्राचीन काल से लेकर आज तक चला आ रहा है कि वहां का राजा या रानी प्रोटेस्टेंट ईसाई धर्म को मानने वाला हो तो ही वो सम्राट बन सकता है, अन्यथा नहीं। तो इस शब्द के आधार पर, इस विचार के आधार पर, इस न्यायिक कानूनी तौर के आधार पर लोग ब्रिटेन को धर्मनिरपेक्ष राज्य मानने से इनकार करते हैं और कहते हैं कि ब्रिटिश ईसाई प्रोटेस्टेंट मत को मानने वाला देश है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष देश है। जबकि ऐसा नहीं है, केवल राजा ही प्रोटेस्टेंट ईसाई हो और शेष वहां का प्रशासनिक व्यवस्था अन्य धर्मों को मानने वाली हो। ऐसा वास्तविक रूप में ऐसा ही है कि राजा तो केवल प्रतीकात्मक शासन व्यवस्था है, शासन के केवल प्रतीक है, रबर की स्टंप है, जबकि शासन का वास्तविक प्रधानमंत्री होता है और उसका कैबिनेट होता है, जिसका निर्वाचन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, न कि किसी धर्म
या संस्था के आधार पर या उत्तराधिकार के आधार पर। तो हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। केवल राजा या रानी जिनको कानूनी तौर पर प्रोटेस्टेंट ईसाई मत का होने वाला माना गया है। तो इस प्रकार ये स्थिति, कुछ लोग इसको धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, कुछ लोग धर्म सापेक्ष मानते हैं। अगला, ब्रिटिश संविधान में मिश्रित शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था में मिश्रित शासन प्रणाली को अपनाया गया है। वो कैसे? जहाँ पर राजतंत्र भी है, कुलीन तंत्र भी है और प्रजातंत्र भी है। देखिए कैसे। राजतंत्र, तो ब्रिटेन में सम्राट या साम्राज्ञी का जो पद है वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रतीक माना जाता है। जो वर्तमान में भी ये पद हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, उनके वहाँ सम्राट है, जबकि दोनों ही जगह संसदात्मक शासन व्यवस्था है। सम्राट नाम मात्र का प्रमुख होता है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, जबकि शासन सत्ता, पूरे देश की शासन सत्ता उसके नाम से ही चलती है, लेकिन वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। तो राजतंत्र शासन, मिश्रित शासन प्रणाली में राजतंत्र का प्रतीक ब्रिटेन के संविधान में सम्राट है, जिसका निर्वाचन नहीं होता, उत्तराधिकार के आधार पर अपने पद को ग्रहण करता है, जो चली आ रही व्यवस्था आज भी विराजमान है। दूसरा, कुलीन तंत्र। तो कुलीन तंत्र कैसे हैं कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में जो वहाँ की लॉर्ड सभा है, अर्थात द्वितीय सदन है, संसद का द्वितीय सदन लॉर्ड सभा, जिसके अधिकांश व्यक्ति आज भी कुलीन वर्ग से निर्वाचन, कुलीन वर्ग से उत्तराधिकार के नियम के तहत आते हैं और वो अपने उत्तराधिकार के नियम के तहत लॉर्ड सभा के सदस्य बनते हैं। हालांकि अब 2010 में, लेटेस्ट 2010 में ये उत्तराधिकार का नियम समाप्त कर दिया गया है, लेकिन ब्रिटिश संविधान के शुरू से ये परंपरा, ये विशेषता रही है कि मिश्रित शासन प्रणाली को अपनाया गया है। कुलीन तंत्र, लॉर्ड सभा का जो द्वितीय सदन है, इसमें जो इसके सदस्य कुलीन वर्ग से आते हैं, जो सम्राट के इर्द गिर्द रिश्तेदार या अच्छे परिवारों को बिलोंग करते हैं और उत्तराधिकार के अधिकार के आधार पर पद ग्रहण किया जाता है। तीसरी है प्रजातंत्र। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता होती है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के आधार पर शासन सत्ता का संचालन। तो जो प्रथम सदन है ब्रिटिश संसद का, लोक सदन, तो लोक सदन और कैबिनेट के जो मंत्री और लोक सदन के जो सदस्य रहते हैं, ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, हमारे यहाँ लोकसभा है, उनके यहाँ लोक सदन है, तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करते हैं, जिनका सीधा जनता से संबंध रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में 3 प्रकार की शासन और मिश्रित शासन प्रणाली है। राजतंत्र, जिसका प्रतीक सम्राट है, कुलीन तंत्र, जिसका प्रतीक लॉर्ड सभा है, और प्रजातंत्र, जिसका प्रतीक लोक सदन और कैबिनेट है। अगली विशेषता है सामान्य रूप से द्विदलीय शासन व्यवस्था, द्विदलीय पद्धति, लेकिन अपवाद के समय में त्रिदलीय पद्धति। ब्रिटेन में किसी भी संवैधानिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता होती है दलीय पद्धति। दलीय पद्धति में कहीं एक दलीय पद्धति है, कहीं द्विदलीय पद्धति है और कहीं बहुदलीय पद्धति है। ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता है कि वहां पर द्विदलीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। सामान्य रूप से द्विदलीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि दोनों दलों को ही स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर निर्दलीय उम्मीदवारों को, जो जनता के द्वारा चुने गए हैं लेकिन उनका कोई स्थायी दल नहीं है, तो ऐसे दलों को अपने में मिलाकर, ऐसे लोगों को अपने में मिलाकर सरकार का गठन करना, वहां पर अपवाद स्वरूप त्रिदलीय व्यवस्था हो जाती है। जिसका उदाहरण है आम चुनाव 2010, मई 2010 में ब्रिटेन में आम चुनाव
सरकार का गठन किया गया। लिबरल दल ये छोटा दल है, अनुदान दल बड़ा दल है। दोनों ही दलों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर अन्य लोगों को, जो निर्दलीय लोग थे, उनको निर्दलीय सदस्य चुनकर आए थे, उनको मिलाकर मई 2010 में गठबंधन सरकार का गठन किया गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से ब्रिटेन में द्विसदनीय व्यवस्था है, लेकिन अपवाद स्वरूप व्यवस्था अलग है। अगला पॉइंट है सीमित शक्तियों का, सीमित रूप में शक्ति विभाजन का सिद्धांत। शक्ति विभाजन का सिद्धांत ब्रिटेन का, शक्ति विभाजन का सिद्धांत प्रमुख रूप से अमेरिका में मॉन्टेस्क्यू इसके निर्माता थे, अमेरिका में अपनाया गया है। लेकिन ब्रिटेन में भी सीमित शक्तियों के सिद्धांत को अपनाया गया है। संवैधानिक ब्रिटिश संविधान एवं शासन व्यवस्था में मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है, किंतु वास्तविक स्थिति में ब्रिटेन शक्ति विभाजन के सिद्धांत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया गया है। संवैधानिक पूर्ण रूप से शक्ति विभाजन के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका अनिवार्य रूप से परस्पर संबंधित होती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, संसदात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता होती है कि व्यवस्थापिका में से ही कैबिनेट अर्थात कार्यपालिका का गठन किया जाता है। तो संस्थात्मक व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों वास्तविक रूप से अनिवार्य रूप से परस्पर संबंधित होती है, लेकिन न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्राप्त है, अर्थात न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को ब्रिटेन में भी अपनाया गया है, पूर्ण रूप से नहीं, सीमित रूप से। अगला पॉइंट है, और ब्रिटिश संविधान की राष्ट्र विशेषता है न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथक तथा स्वतंत्र न्यायपालिका की संवैधानिक व्यवस्था। मैंने अभी कहा है कि ब्रिटेन में शक्ति पृथक्करण के सीमित सिद्धांत को अपनाया गया है, जिसका उदाहरण है कि ब्रिटेन कैबिनेट यानी कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ली जाती है, तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है। और जो न्यायपालिका है ये प्रमुख रूप से 2000 पहले से स्वतंत्र तो थी, लेकिन सीमित अर्थों में, क्योंकि जो द्वितीय सदन है लॉर्ड सभा का जो अध्यक्ष होता है वो न्यायपालिका का भी न्यायिक लॉर्ड होता है। देखिए, संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 से पूर्व ब्रिटेन में न्यायपालिका व्यवस्थापक और कार्यपालिका के सिद्धांत, कार्यपालिका सिद्धांत पृथक नहीं थी। ब्रिटिश संसद के द्वितीय सदन लॉर्ड सभा का अध्यक्ष कौन होता है? लॉर्ड सभा का अध्यक्ष चांसलर, लॉर्ड सभा का अध्यक्ष लॉर्ड चांसलर और न्यायिक लॉर्ड यानी कि मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक लॉर्ड ब्रिटेन के सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करते थे। इस प्रकार लॉर्ड चांसलर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का सदस्य होता था। लेकिन संसदीय सुधार अधिनियम 2005 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होगी। सुधार अधिनियम 2005 के तहत आज पूर्ण रूप से न्यायपालिका स्वतंत्र है और स्वतंत्र न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संविधान में हो चुकी है। धन्यवाद।